We are discussing question number 3 of the paper 2024 in this video. ठीक है, there are 2000 residents in a housing society at Noida. The residents enjoy only two goods, festivals and food. Festivals are a public good. Obviously, if there is a festival going on, all of us can attend that. There is no exclusion, though no rivalry up to a limited extent. So it's a public good. Food is a private good. So now they have a utility function given by this. Ui is equal to root x by 10 plus half yi. Now x is the amount spent on festivals, yi is the money spent on food by individual I. तो जब भी हम पब्लिक गुड की बात करते हैं यूजुअली क्वाजाई लीनियर यूटिलिटी फंक्शन होता है. जब हमने थ्योरी पार्ट भी करा है तब भी हमने बार बार मेंशन करा है कि बीसीजी मैकेनिज्म हो या कुछ भी हो, दे आर वैलिड ओनली व्हेन वी हैव quasi-linear preferences. So quasi-linear preferences have a big role when it comes to public goods. If you are not aware of it, theory इसका अच्छे से कर लेना. क्यों? ठीक है. उसके बाद आप हमें पूछे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फेस्टिवल इज 1. तो दैट मीन्स अगर मैं फेस्टिवल्स को यानी एक्स को 1 यूनिट से बढ़ाऊं तो उसकी मेरी जो कॉस्ट है वो 1 यूनिट से बढ़ती है. दैट मीन्स एमसी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. Now we have to calculate marginal rate of substitution of food for फेस्टिवल्स. तो हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स पूछा है, एमआरएस निकाला है जिसमें एक गुड प्राइवेट है और एक गुड जो है हमारा पब्लिक है. हमें पता है कि एमआरएस का मेरा जो फॉर्मूला है वो ये रहता है. अब हमें एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है. जब यूटिलिटी फंक्शन गिवन है तो न्यूमरेटर में हम इस यूटिलिटी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. एक्स क्या है हमारा पब्लिक गुड. और ये जो dy बाई डी एक्स है ये क्या दिखाता है कि अगर मेरे को फेस्टिवल से क्वांटिटी 1 यूनिट से बढ़ाने हैं तो मेरे को मेरा प्राइवेट गुड कितने यूनिट से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. राइट. अगर कोई ट्यूशन पूछे तो इसको हम करेंगे तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट करके ये आ जाएगा न्यूमरेटर. y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हाफ आ जाएगा. अब हमारा ये एमआरएस निकल गया सॉल्व कर. अब नेक्स्ट पार्ट इज की फर्स्ट पार्ट हो गया. बी पार्ट क्या है, व्हाट इज अ परेटो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन फेस्टिवल्स. अब एक्स की वैल्यू पूछे, वाई की वैल्यू पूछे, वी कैन फाइंड दैट. राइट. बट नाउ इट इज अ केस ऑफ पब्लिक गुड. अगर हमारा प्राइवेट गुड होता तो हम क्या करते हैं, एमआरएस जो निकाला है उसको आप सीधा पी एक्स बाई पी वाई के इक्वल रखते हैं. लेकिन जब हमारा पब्लिक गुड होता है और इस केस में क्या पब्लिक गुड है, एक्स मेरा फेस्टिवल, तो हम क्या करते हैं, सबमिशन ऑफ MRS XY is equal to MCX, मीनिंग कि अगर हमने x को 1 यूनिट से बढ़ाया तो कितना y यानी कि कितनी जो फूड है लोग सैक्रिफाइस करने को तैयार होंगे, इसका सबमिशन. राइट. तो जब मैंने आपने यहाँ MRS निकाला, ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल का निकाला. अब यहाँ पर हमारे पास कितने इंडिविजुअल्स हैं, 2000 लोग हैं. तो इन सबका सबमिशन यानी सबका एमआरएस सेम आएगा. उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कि अगर मैं फेस्टिवल को एक्स को एक क्वांटिटी से बढ़ा रही हूँ तो कितना वाई सैक्रिफाइस करने को लोग तैयार हैं, ये वो अमाउंट है टोटल. और एक्स को एक क्वांटिटी से बढ़ाएंगे तो कितना वाई बेसिकली कितनी कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी. 1 से ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्टार की वैल्यू यानी कितने फेस्टिवल्स होनी चाहिए इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ रही है. इस केस में अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें इनकम चाहिए. राइट. तो अगर आप x पे इतना स्पेंड कर रहे हैं तो बची हुई इनकम हम y पे स्पेंड कर रहे हैं. देखते हैं इनकम गिवन है, इनकम नहीं गिवन. राइट. सो वी कांट फाइंड y in this case. This solves इसका a part. Now let's move to part number b. DDA would like to build a new public park at K Block RK Puram. If the authority can raise enough, तो अब ये कॉस्ट है पार्क की 1 लाख रुपए. ठीक है, रुपीज में है. अब हर फैमिली की पर्सनल कंट्रीब्यूशन पार्क के लिए है. 4 फैमिली है, एक कंट्रीब्यूट करना चाह रही है 10,000, दूसरी 20,000, तीसरी 30,000, चौथी फैमिली 40,000 रुपए जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाह रही है. अब हमने जब पब्लिक गुड्स की बात करी थी तो हमने एक मैकेनिज्म डिस्कस करा था VCG. अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका थ्योरी भी प्लीज पढ़ लेना. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है. क्लोव्स ऑक्शन वाला जो है हमारा, एक जो हमारा टीवी वाला एग्जांपल है उसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना. अब हमने टी निकालना है तो हमें ये बोला है कि हर फैमिली ने अपना ट्रू बेनिफिट बता दिया VI. अगर मैं
ये वाला मैकेनिज्म यूज करूं, क्लार्क्स एंड ग्रोव्स मैकेनिज्म यूज करूं, तो हाउ मच विल ईच फैमिली हैव टू पे TI? सबसे पहले हर किसी की कॉन्ट्रीब्यूशन। इस वाले पार्ट को करने के लिए बेसिकली क्लोव्स मैकेनिज्म, ये जो VCG मैकेनिज्म है, इसमें जो पेमेंट करते हैं वो कितनी करते हैं, जितना हमने दूसरे पे हार्म करा। तो हमने, इफ यू रिमेम्बर, हमने कुछ ऐसे फॉर्मूलेस पढ़े थे, दिस इज द टैक्स अंडर क्लोव्स मैकेनिज्म। अब इसका हमें बस एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछ लिया गया है इस वाले क्वेश्चन में। तो हमारे ये जो फॉर्मूला था ये बुक में था। इसमें क्या था कि हम यहाँ पर ऐड कर रहे थे सारी जो रिपोर्टेड यूटिलिटीज है व्हेन आई वॉज नॉट देयर। तो अगर आई पर्सन नहीं था, इसका जो थ्योरी है, प्लीज गो बैक टू द लेक्चर सीरीज। अगर एक इंसान नहीं प्रेजेंट तो वो कितना सबकी यूटिलिटीज होगी, वो इंसान अगर प्रेजेंट है तब सबकी यूटिलिटीज क्या होगी, ठीक है। और ये टैक्स कभी देना पड़ेगा अगर एजेंट आई जो है हमारा पाइवटल है, ठीक है। एंड इन केस यू वांट टू डू द थ्योरी अगेन, आई टेल यू द लेक्चर नंबर्स एज वेल। ये लेक्चर नंबर 10-11 में आपको ये सब पब्लिक गुड्स का जो भी लेक्चर है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसका थ्योरी, न्यूमेरिकल हम इसी में कर रहे हैं। तो दो केसेस लेंगे। सबसे पहले अगर आई नहीं है, तो अगर आई इस केस में नहीं है, यानी कि सपोज कर लो पर्सन 1 इज नॉट देयर, ठीक है। अगर पर्सन 1 नहीं है तो पर्सन 2 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबसे पहले देखते हैं। पर्सन 2 20,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर्सन 3 इसमें 30,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पर्सन 4 इसमें 40,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है। 90,000 जो है कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब हमारा कॉस्ट है पार्क की 1,00,000 रुपए। तो क्या इस केस में पार्क बन पाएगा इफ 1 इज नॉट देयर? नो, पार्क विल नॉट बी। सो दैट मीन्स 1 इन दिस केस इज पाइवटल। मतलब अगर वो चूज करता है कि अपनी रेवोल्यूशन ना करे, अपनी कंट्रीब्यूशन ना करे, तो पार्क नहीं बन पाएगा। इस केस में वो पाइवटल है, उसको क्लार्क टैक्स देना ही पड़ेगा। सो नाउ लेट्स सी कि उसकी टैक्स की वैल्यू हम इस केस में कैसे बनाए, निकालेंगे। इस केस में पार्क नहीं बनेगा जब वो नहीं है, तो यानी सबकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, सबकी यूटिलिटी इस केस में 0 हो जाएगी। अभी ठीक है। अब सपोज वो इंसान है प्रेजेंट। अगर वो इंसान प्रेजेंट है तो अब इसमें क्या करते हैं, सबकी यूटिलिटी ऐड करते हैं। 90,000 ये हमने अभी करी थी, ठीक है, यहाँ पर। बट अब ये जो 90,000 है, सब जो है 90,000 जो है ये उनकी यूटिलिटी पार्क से है, लेकिन ये गुड के अलावा उनको एक वेल्थ से कुछ कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा, विच विल बी 1,00,000, ठीक है। सो यू सब्ट्रैक्ट दिस 1,00,000, यू गेट -10,000। वी आर डूइंग दिस इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि इस केस में सिर्फ V1 V2 V3 है। अगर यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन सपोज करो दिया गया होता, तो यहाँ पर ये जो हमने सबमिशन करा है ना, ये हमने यूटिलिटीज का सबमिशन करा होता। लेकिन इस केस में क्या प्रॉब्लम है कि हमें यूटिलिटी फंक्शन नहीं गिवन, हमें सिर्फ उनकी वैल्यूएशंस गिवन है। तो किसी भी इंसान की जो यूटिलिटी है वो माइनस द अमाउंट ही पेज, तो इसमें -10,000 आ जाएगा। तो अगर मेरे को टैक्स निकालना है तो यहाँ पर बेसिकली ये वाली वैल्यू क्या है, विदाउट। अगर वो नहीं है तो कितना सबकी यूटिलिटी है, 0। अगर वो है तो सबकी यूटिलिटी कितनी हो जाती है, -10,000, गिवन वो कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो ये आ जाएगा, तो यानी उसको कितना क्लार्क टैक्स देना पड़ रहा है इस केस में, 10,000 का कंट्रीब्यूशन बोल लो या क्लार्क टैक्स उसको देना पड़ रहा है। बाकी ठीक है। सो यहाँ पर इसको मैं अगर जनरलाइज करूं, इस फॉर्मूले को जो जितना भी मैंने कैलकुलेट करा, अगर वो नहीं है, अगर कोई भी एजेंट पाइवटल है, तो बाकी सबकी यूटिलिटी 0 थी, माइनस यहां पर क्या हुआ, सबमिशन बी आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब कि सब यूटिलिटी, सब रिपोर्टेड वैल्यूज का सम माइनस कॉस्ट, और यहाँ माइनस है तो टैक्स, यानी उसको कितना देना पड़ा, कॉस्ट माइनस दिस। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, ये जो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है इसको हम न्यूमेरिकली निकाल रहे हैं कि फॉर्मूला कैसा दिखेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर वी हमें प्रॉपर यूटिलिटी फंक्शन गिवन होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट नाउ full utility function is not given, so this is how we will calculate the tax. This is more of a, you can say, practical application of this formula. Now I'll move on to formally solving the question. This was just a overview of how
things have to be done, what you can do is you don't have to show all this, you can directly move to this formula. तो हमें ये given है, this is a proper solution, ये हमें given है चीजें, ठीक है। पेमेंट कितनी होती है, harm inflicted on others। अगर फैमिली 1 है तो टोटल सबकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1 लाख। हमारी कॉस्ट कितनी है टीवी की, 1 लाख, यानी टीवी टीवी कह रही हूँ पार्क बन जाएगा। अगर वो नहीं है तो यानी कितनी टोटल कंट्रीब्यूशन होगी, 90,000, यानी कि पार्क नहीं बन पाएगा। अब इस केस में यानी कि वो पाइवटल है, पाइवटल है तो उसको कितना देना है, इस फॉर्मूले में डालेंगे, कॉस्ट माइनस सबकी रिपोर्टेड यूटिलिटीज करेंगे, आई इज इक्वल टू 2 to 4, यानी 1 वाले की यूटिलिटी हमने नहीं निकाली तो ये टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करा है जो मैंने यहाँ पर डिराइव करा, आई नॉट इक्वल टू जे, यानी फर्स्ट वाले की यूटिलिटी हम नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद यू रिपीट दिस फॉर पर्सन नंबर 2। पर्सन नंबर 2 जो है कॉस्ट सेम रहेगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबकी रिपोर्टेड यूटिलिटीज को सम करेंगे, लेकिन सेकंड वाले की यूटिलिटी नहीं डालेंगे। तो सेकंड वाले की 20,000 आप नहीं डालोगे तो सबको इसको सम करोगे, इसको सम करोगे, इसको सम करोगे तो तुम्हारा 80,000 आएगा, तो T2 की वैल्यू यहाँ आएगी। सिमिलरली T3 और T4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे जो चारों एजेंट है वो पाइवटल है, चारों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तभी पार्क बन पा रहा है, तो सब पाइवटल है तो यानी सबको क्लार्क टैक्स देना पड़ेगा और इन सबके इक्वल देना पड़ेगा। नाउ वन थिंग टू नोटिस, इस क्वेश्चन में बाई चांस की बात है, जितनी V1 है उतनी उनकी कंट्रीब्यूशन आ रही है। अगर हमारा बेसिकली जरूरी नहीं है कि ये जो है सेम आए, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दिस केस ये पर्टिकुलर केस है, ठीक है, तो इस वजह से सब सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है ये V1 के इक्वल हमेशा आए, राइट। अब हम नेक्स्ट, ये हमें पेमेंट्स निकालने को बोली थी, हमने ये फॉर्मूला निकाल के लगा दी, क्यों फॉर्मूला ये लगाया है मैंने समझा दिया, उससे ही डिराइव करा है। अब नेट बेनिफिट निकालना है हमें फोर्थ फैमिली का। फोर्थ फैमिली का नेट बेनिफिट निकालने के लिए हम बेसिकली V4 जितना उसको यूटिलिटी मिलती है माइनस उसको एक क्लार्क टैक्स भी देना पड़ रहा है। ये टैक्स तब भी देना पड़ रहा है जब टीवी बेसिकली पार्क बन रहा है या नहीं बन रहा, तो यानी उसकी नेट यूटिलिटी, नेट बेनिफिट जो है 0 है। और यही जो मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो हम VI ऐड कर रहे हैं ये नेट बेनिफिट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा, जस्ट गो थ्रू। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है कि फोर्थ फैमिली जो है अब क्या कर रही है, मिस रिपोर्ट कर रही है, उनकी असली यूटिलिटी है 40,000, वो बता रहे हैं कि हमारी यूटिलिटी कितनी है 50,000। तो अब इसमें क्या पार्क बनेगा या नहीं बनेगा, और इसमें उनको मिस रिपोर्ट करने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो जब वो मिस रिपोर्ट कर रहे हैं ओके 50,000, ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो दोनों सबकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 60,000, पार्क नहीं बिल्ड होगा, यानी एजेंट 4 जो है वन थिंग वो पाइवटल है। अगर एजेंट 4 है तो उसकी रिपोर्ट सबकी जो वैल्यूएशन है प्लस करके कितनी है 1,10,000, तो यानी पार्क बनेगा। लेकिन अब अगर वो है भी तो कॉस्ट कितनी है हमारी, कॉस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए है ना। तो इस केस में अगर हम उसका टैक्स निकालें T4 का, चाहे उसकी T4 जो है वो 1,01,000 है, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, माइनस सबमिशन VI 1 से लेकर I not equal to J, तो सबका सबमिशन आप करोगे ना यहाँ पर तो ये 60,000 आएगा, तो पेमेंट उसकी इस केस में भी 40,000 ही आएगी। ऐसा नहीं है कि अब उसने रिपोर्ट ज्यादा कर लिया तो उसको ज्यादा देना पड़ेगा, 40,000 ही आएगी और इसका जो नेट बेनिफिट है वो अभी भी 0 आएगा, ठीक है। अब अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये था कि अब वो क्या कर रहा है, ओवर रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो अंडर रिपोर्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरी जो वैल्यूएशन है सिर्फ 30,000 है, असली वैल्यूएशन V4 क्या है 40,000, पर वो कह रहे हैं मेरी वैल्यूएशन सिर्फ 30,000 है। इस केस में अगर हम सबकी वैल्यूएशन प्लस करें V1 V2 V3 V4, क्योंकि वो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारा पार्क जो है वो नहीं बनता, उसके होने से भी नहीं बनता। तो अब जब पार्क बन ही नहीं रहा सबके होने से तो कोई पेमेंट नहीं मिलती, यानी उसको पार्क का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज पार्क इज नॉट मेड। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या है, उसको नुकसान कोई नहीं हो रहा, लेकिन वो ऑन द फर्स्ट प्लेस चाहता था कि पार्क बन जाए,
उसके अंडर रिपोर्ट करने से क्या हुआ, पार नहीं बना। सो दैट इज वाई ही लूजेस इन सम सेंस। तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो उसको कम वैल्यू में रिपोर्ट करे। अब इसका फोर्थ कंडीशन बोलते हैं, लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। क्या कह रहे हैं फोर्थ पार्ट, कह रहे हैं सैमुअल्सन ऑप्टिमैलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये सैमुअल्सन कंडीशन है क्या, सी हो सकता है कि रीडिंग्स में हमें ये टर्म नहीं यूज करी, बट दिस कंडीशन इज जस्ट दिस, पार्क विल बी बिल्ट इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो इस केस में हमने देखा कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू कॉस्ट। तो जब इक्वालिटी थी तो पार्क वॉज बिल्ट। ठीक है, अगर ये लेस देन कॉस्ट होता, जैसे जब रोज ने 30,000 बोला, तो पार्क इज नॉट बिल्ट। तो हमने ये दिखा दिया कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो पार्क इज बिल्ट। दैट इज व्हाई सैमुअल्सन कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन दिस केस। नाउ इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर ऑफ दिस, डू वन थिंग, how you can practice, you can work with utility functions like this. Basically utility that someone gets from Park. These are the kinds of utilities function that work in this case. ठीक है, तो अब इस केस में जब हमने vi लिखा, ठीक है, तो हमने vi निकालने के लिए बेसिकली v1 माइनस कॉस्ट करा, राइट? हमें ये करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट यूज दिस। rather than getting confused in this, you can just practice more questions on this. यहाँ पर आई एम रिपीटिंग, इस केस में जो क्लार्क टैक्स है, बाई चांस V1 V2 के इक्वल आया, जरूरी नहीं है ये पेमेंट्स आए। This finishes your question number 3. In the next lecture, we will discuss 4, 5, and 6 and 7. That was all.